अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये कोई 8-10 साल पहले हम एक कॉलेज में पढ़ाते थे वहाँ इस्लामाबाद में। तो उनके जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल थे वो एक दिन उनके पास कहीं से अल फज़ल आता था अखबार, तो वो लेकिन रखते वो उसको ज़रा छुपा के नीचे करके थे, तो यूँ निकाल के तो कहते हैं कि ए वेखो ना जी भट्टी साहब जो तो अखबार है। मैंने कहा जी रखा हुआ तो आपके पास है, मेरा तो नहीं है, आपका भी फिर हुआ ये। वही कहते हैं कि ये जो अखबार वहाँ से छपता है जमात अहमदिया का। अब ये देखें कि इन्होंने जो एक लम्हे की या लम्हाती कैफ की जो ख़बरें हैं उसके लिए आखिर पे एक सफ़ा रखा हुआ है कि जो इधर उधर से लोगों को चाहिए कि अपडेट होना है न्यूज़ में से, जो ख़ास तरह की या ज़रा ज़्यादा ऊपर प्रेसिपिटेट हो के आ जाने वाली ख़बरें हैं वो ये यहाँ पे लगा देते हैं। जिसने पढ़नी है तो वो अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर ले उससे। उसमें बैनुल अक़वामी भी हैं, कौमी भी हैं, दूसरी तीसरी जो भी एक काबिल ज़िक्र बात है वो वहाँ कर देते हैं। बाकी ये जो 12-13 या 15-16 सफ़े हैं सारे के सारे ये मखसूस हैं उन इश्यूज़ के लिए जिनकी उम्र एक दिन की नहीं है या एक हफ़्ते की नहीं है। मसलन फिर वो उन्होंने ख़ुद ही बताया, वो जो पहला सफ़ा था, कि इसमें वो या तो वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी कोई हदीस होती है वो, और या अल्लाह ताला का कोई फरमान है कुरान शरीफ में से, उसकी तशरीह है, तफसीर है, या बानिया जमात अहमदिया जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी अलैहिस्सलाम उनकी तहरीर या उनके मलफूज़ात में से कोई इक़्तिबास है। अब ये जो चीज़ें ये फ्रंट पेज पे देते हैं उनकी कोई इस तरह से नहीं है कि वो उनकी एक दिन की उम्र है या एक दहाई की उम्र है। वो हमेशा के लिए है, उनमें सदाकतों की वो किस्म है जिसकी इंसान को हर ज़माने में उसी तरह ज़रूरत है, बल्कि अपने अपने दौर में वो उसके ज़्यादा बेहतर मीनिंग्स जो है वो तलाश कर लेता है। और उसके बाद वो मज़ामीन या वो तज्ज़ियात हैं या वो लोगों की यादें हैं या वो लोगों के शज़रात हैं या इंतख़ाब है किसी अच्छी किताब में से या किसी बड़े राइटर की या जिसने भी अपनी कोई सवानें लिखी है उसमें से उसका जस्ता जस्ता कोई ना कोई ज़िक्र खैर है, और अला हाज़िल क़यास या फिर वो वसीयतों के ऐलान है। खैर वो बाज़ चीज़ें जो हैं वो वहाँ की सिलेक्शन में तो कल को वो भी तारीख़ बन जाती हैं। मतलब बरसबील तज़किरा ही मैं अर्ज़ कर दूँ कि मुझे किसी दोस्त ने सिलेक्ट करके वो इतना सा हिस्सा वो उसकी तस्वीर बना के भेजा कि 1946 के अल फज़ल में 1946 में जो अल फज़ल छपा हुआ था उसमें शूरा में जो लोग सिलेक्ट करके भेजे जा रहे होते थे मुख्तलिफ़ जमातों के, वो अपना अपना इंतख़ाब करके तो वो मरकज़ को इतला करते हैं, तो मरकज़ से वो छप जाती थी या ये बताया जाता था कि इस दफ़ा फ़लाँ फ़लाँ जमातों से कौन शूरा के लिए मेंबर नामज़द हो, नुमाइंदा नामज़द हो के आया है। तो वो बड़ी दिलखुशकुन हैरत हुई और बड़ा उसको हमने यानी आज समझें कि कोई 75 या 80 साल के बाद जब उसका एहसास हुआ या उसको देखा कि हमारे दादा का नाम था कि बहावल ख़ान भट्टी कलसियाँ से उसके नुमाइंदा थे वहाँ अपने गांव से। ये तो खैर हम पहले दिन से ही यहाँ पे भी बात करते हैं और वैसे भी कि हमने मुख्तलिफ़ मौक़े पे अपने बचपने में वो जो अपना सफ़ेद पोश से ताज़ा धुले हुए कपड़ों के साथ और लंबा सफ़र करके बसों से और टांगों से आए हुए जो यक्के और इस तरह जो भी उस वक्त सवारी के ज़राए थे, बल्कि बाज़ जगह पैदल वो सफ़र कर कर के तो मरकज़ में रब्वा में आए हुए और वो नुमाइंदगान होते थे। फिर वो ईवान महमूद जो है वो अप्रैल में जब वो शुरा होनी होती थी तो उसका उस सड़क का एक ख़ास माहौल बन जाता था। वो जब उनका वो इजलास ख़त्म होता था तो वो बाबे जो हैं उनके चेहरे देखने से ताल्लुक़ रखते थे।
मतलब उस वक्त तो हमें ये शऊर नहीं था, लेकिन बाद में वो जब एक शेर सुना कि हमारे चेहरे दमे सुबह देखते आकर, कि हमने रात नहीं ज़िंदगी गुजारी है, तो वो बुज़ुर्गों के या उन नुमाइंदगान के जो चेहरे थे, वो उनके ऊपर जो तयक्कुन था, जो उसके अंदर ठहराव था, और जो दूर आगे मुस्तकबिल में नज़र रखने वाली लीडरशिप के पीछे उसी रेजोल्यूशन के साथ फॉलो करके और आगे बढ़ने की जो मतलब जो उस वक्त सब कमेटियाँ बनती थीं, वो अपना अपना इनपुट देते होंगे ना उसमें, जो भी उसका तरीक़ाकार है। उसके रिज़ल्ट्स आप आज देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं। आप अपनी अफरादी क़ुव्वत की सूरत में भी उसके रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, आप उसके बैनुल अक़वामी नफूज़ के हवाले से भी उसके रिज़ल्ट्स देख रहे हैं, आप उसके नताइज अपने ह्यूमन स्टफ़ की बेहतरी और उसके आउट क्लास होने की शक्ल में भी देख रहे हैं। इस तरह से जो है ना, वो तीला तीला जोड़ के, तिनका तिनका को कहते हैं वैसे तीला तीला, वो जो तिनका तिनका जोड़ के जो सिस्टम आपने डेवलप किया है, वो अब हम लोगों के रिवाज को फॉलो करके उसका बेड़ा गर्क नहीं कर सकते। ये तो मैंने अगले दिन कैन फॉलेट के नावल का जिक्र किया था। उसने 100 साल की जो डेवलपमेंट्स थी पूरे मतलब सारे बर्रे आज़मों में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दुनिया के जो बाहमी इंटरेक्शन के जो मैनरिज़म्स थे, उसमें क्या उखाड़ पछाड़ हुई है, उसने बहुत अच्छे तरीके से वो उसको, जब जाहिर है वो स्टोरी का या कहानी का तो यही मज़ा होता है कि आप सज्जी देखते देखते खब्बी का आपके सर में आके पड़ती है। तो उसमें भी आप बज़ाहिर 2, 3, 4 फैमिलियों के मुख्तलिफ जगहों पे रोमांस कैसे डेवलप हो रहे हैं, उनके ज़ाती जो कसक है वो कैसे चल रही है, लेकिन वो यही बड़े राइटर का कमाल है कि वो नॉन इश्यूज़ पे बात करते करते हाईली पोटेंशियल इश्यूज़ और हाईली रेलेवेंट रियलिटीज़ ऑफ दैट टाइम जो है वो आपको इंजेक्ट कर देता है। उसमें उसने आपको सारा कुछ बता दिया। उसमें किस तरह यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम में उस वक्त अच्छी सहाफ़त के साथ साथ वो जो स्कैंडलिज्म था उसको किस तरह प्रमोट हो के, तो बल्कि स्कैंडल बेस्ड सहाफ़ियों ने किस तरह यहाँ से जगह बना के अमेरिका में जाके मशहूर हुए। अमेरिका वाले जो थे वो इधर पावे समझे जाते थे, बाबाए सहाफ़त समझे जाते थे। ये सारा कुछ दुनिया में होता आया है, ये आज कोई नया नहीं हो रहा। लेकिन इसी दौरानिए में कुछ लोग थे जिन्होंने इसका हिस्सा बनना नहीं पसंद किया। और एज ए कंट्री भी बाज़ मुल्क हैं, वो आजकल मतलब मुझे कुछ ज़ेरे गुफ्तगू आती है कि जब ड्रामाटाइज करना है चीज़ों को, स्टोरी टेलिंग में भी जाना है, तो उसमें इश्यूज़ कौन से हाईलाइट करने हैं। उसमें आप अगर जर्मनी जो अपनी छोटी स्टोरीज़ और कहानियाँ सुनाता है या ड्रामे दिखाता है या अपनी फिल्में बना के अपनी पब्लिक को जिस पर ट्यून इन किया हुआ, या इवन टॉक शोज़ में भी वो उसमें इश्यूज़ को आगे लेके आते हैं। और फिर यानी सहाफ़ी का ये काम है कि वो ढूंढ के लाए कि ये चीज़ थी, इस पे बात होने वाली थी, और फिर लोग उस पे बात करें भी, उसको सुने भी, और फिर उसके बाद उनकी एक कलेक्टिव ओपिनियन बने। कोरिया वाले भी यही कर रहे हैं कि वो अपने ड्रामों का, अपनी गुफ्तगू का, और ये वो हैं जो ऐसी डेवलपमेंट, ऐसी कंसोलिडेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे यकीन रखने वाले हैं। इवन स्कैंडिनेविया जो है उनका भी यही ट्रेंड है कि वो सिर्फ तरक्की पे बिलीव नहीं करते, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बिलीव करते हैं। अब इन सारों को मैं जब मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ दोस्तों से बात हो रही थी तो मैंने कहा फिर हमें तो अपनी खुशकिस्मती पर नाज करना चाहिए कि हम आज नहीं, हम तो अरसा दराज से सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर सब्सक्राइब करने वाला ह्यूमन स्टफ़ हैं, कौम हैं, जमात हैं, अफराद हैं। जिस ज़माने में मतलब 2 भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली,
वो अपने पॉलिटिकल फेम में किस लेवल पे पहुंचे हुए थे। उन्हीं दिनों में उनके सबसे बड़े भाई जुल्फ़िकार अली खान गौहर जो थे वो जमात अहमदिया में आके तो वो अपने रंग में खिदमतें कर रहे थे, और उनको ये नहीं था कि मैं जिधर जिधर जाऊं मेरे ऑटोग्राफर। लोगों ने, आप लोग कभी सुना भी नहीं होगा, अली बरादरान में तो आप तो सिर्फ 2 ही को जानते हैं ना, जनरल ऑडियंस जो है उनके, जो बल्कि वो किसी ने पूछा भी एक दफ़ा उनसे कि आपका उनका तो जौहर और इस तरह करके तखल्लुस करते हैं, तो जुल्फ़िकार अली ख़ान जो इनके थे और रब्वा में मदफून है बहिश्ती मकबरा में, तो इनसे पूछा गया कि आपका क्या तखल्लुस नहीं करते, कहते आप फिर मेरे साथ शौहर लगा लीजिए अगर आपको तखल्लुस का बहुत ही शौक़ है तो। यानी बाज़ौक़ भी थे, साहिब ज़राफ़त भी थे, जो जुमला पलटाना जानते थे, सारा कुछ था, लेकिन उन्होंने अपनी सलाहियतों को ये देखते हुए कि ये है अगला ज़माना, ये है फ्यूचर ऑफ द जनरेशन्स, तो वो चॉइस किया। उस चॉइस करने के नतीजे में कुछ अर्सा तक तो वो आपने कहीं नहीं सुना, लेकिन फिर अब जिस चीज़ में वो लोग अपना इनपुट देते कि हज़रत मौलवी शेर अली साहब हो गए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम दर्द हो गए, अब्दुल रहीम नैयर हो गए, और मतलब आप गुलाम रसूल राजे की रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, ये नाम लेते चले जाएँ आप, एक लिस्ट बनती चली जाएगी। बड़े तयक्कुन के साथ वो उन्होंने, यानी उनके त्यागने में अनअवेलेबिलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी का मसला नहीं था, वो अपनी क्लैरिटी के साथ कि अब जैसे जो मोहम्मद अली साहब ने लिखा है ना कि कश्ती नूह में बैठे तो हो मुज़तर, लेकिन शर्त ये है यहीं मरना यहीं जीना होगा। तो वो यहीं मरना यहीं जीना की उसको अप्रोच को लेके तो वो बैठ गए। जब बैठ गए तो फिर अब आगे जो उनका नफूज था वो अब 210 मुल्कों में लोग उसको देख रहे हैं, उनका जो आउटकम है उसकी क्रेडिबिलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और वो जो उस वक्त के मेहनत करने वाले थे भी, उस वक्त दुनियादारी वही थी ना कि आप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में घुस जाते, आप वहाँ जाके अपना नाम बनाते, फिर बाद में कोई मिनिस्ट्रियाँ ढूंढते या उनके साथ कोई मतलब लीडरशिप के साथ अटैच होते होते आप अपना नाम बनाते ज़रूर बनाते, लेकिन उनके किए धरे को 70 साल के अंदर उन्होंने, आपने जो जनरेशन थी वो देख ली है ना, वो पानी देने वाली जनरेशन नहीं थी। बल्कि अब तो राइटर और हिस्टोरियंस ये लिखते हैं कि कायद-ए-आज़म की आंखें बंद होने का इंतज़ार हो रहा था, जो ही हुई हैं उसके बाद वो इन्होंने हर कदम उठा रखा है, हर चीज़ को माकूस तरक्की की राह पर डाला है, हर चीज़ का बेड़ा गर्क करने में बाकायदा मेहनत की है। मुमताज़ दौलताना कोई कम मुस्लिम लीगी था, उसने कुछ थोड़ा देखा हुआ था, लेकिन वही अपना जो वक्ती मफाद था कि किसी तरह नाज़मुद्दीन की टांगें खींच के मैं मरकज़ में अपनी जगह बना जाऊं, और तो इसके अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ी। आज आप मार्शल लॉ को रो रहे हैं, वो पहला मार्शल लॉ आपके सियासतदान ने लगवाया था, और अपनी बदनीति की बुनियाद पर लगवाया था, खुद पैसे दे के पहले वो इतनी शोरश को फंडिंग की थी कि फिर वहाँ तक बात पहुँची। ये आपको मैं इस तरह का जो लंबी चौड़ी तमहीद लेके आया हूँ, वो ये इसलिए लेके आया हूँ कि पंजाबी में एक बात होती है कि अगर बारिश जो है वो अल्लाह के फजल के रंग में बरस जाए और वो पानी को एक ज़मीन में एक वत्तर डाल जाती है और वो बग़ैर मेहनत के पानी मिल जाता है, आपको ना नहरी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है, ना ट्यूबवेल के पैसे खर्च किए होते हैं आपने, तो वो फिर ज़िम्मेदार कहते हैं कि अल्लाह भी वत्तर सांभ लो। वो वत्तर जो है कि वो ये कि पानी तो एक ख़ास हद तक ज़मीन के नीचे है और ऊपर भुरभुरी सी है जगह, अब टाइमली उसमें हल चला के बीज फेंक के ऊपर सुहागा फेर के तो अपना उससे जो काम लेना है उस वत्तर मतलब नमी से, उस नमी का इस्तेमाल कर लो आप। क्योंकि अगर 2-4 दिन इसी तरह रड़े के ऊपर धूप पड़ती रहेगी तो उसके बाद आप वो हल चलाएंगे तो वो सारा घटा ही है फिर उसके बाद, यानी उसमें फिर पानी की उसी तरह ज़रूरत पड़ेगी। बात यह है कि अगर हमारे साथ अल्लाह ताला का ये एक फ़ज़ल रहा है और एक आउटस्टैंडिंग और इम्तियाज़ी सलूक किया है अल्लाह ताला ने, तो हमें तो वो वत्तर संभालना है, हमें फॉलो किसी को कुछ नहीं करना। ये सारी बातों की इसलिए ज़रूरत पेश आई कि वो मुझे कम अज़ कम मेरा ख़्याल है जितने कॉन्टेक्ट्स होंगे उनमें से आधे उधर से वो एक ही वो आ रहा है जी मैसेज के
ये देखें ज़रा भाई, इसमें क्या देखें, एक ख़ानदान है, उनकी लड़की बड़ी हुई है, उन्होंने उसकी कहीं मंगनी तय कर दी है, उन्होंने करनी ही थी। और एक दूसरा ख़ानदान है, वो जी पहले गैर मारूफ था जी, अब वो मारूफ हो गया। अच्छा, हर दो सूरतों में उसका हमारे साथ क्या ताल्लुक़ है, और उसमें बनिनो इंसान की कौन सी ऐसी उसके साथ तकदीर अटकी हुई है कि हम जब तक अब उसमें वो लड़की जो है, वो मुझे उसको देख देख के हैरत हो रही थी कि वो बेचारी ने कहा तो ये कि मैं आपको कहानी सारी सुना देती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो वो 15 मिनट तक तो वो ये साबित करती रही है कि भुट्टो साहब जो थे वो ख़त्म नबूवत के बहुत बड़े मुजाहिद थे। जिस तरह के आज के आशिक़ रसूल हैं, वैसे ही वो ख़त्म नबूवत के मुजाहिद थे। उनको ज़ाती हैसियत में कोई ताल्लुक़ नहीं था उससे, जानते हैं लोग, पर्सनली जानते हैं। वो एक चीज़ जो कि पीपल पार्टी के जो सरखेल किस्म के बंदे हैं, वो उसको भुट्टो साहब का डिसक्रेडिट समझते हैं। मैंने शायद पहले भी कहीं बताया है कि ताज हैदर साहब वहाँ इस्लामाबाद में सीनियर इनके सियासतदान हैं, और वो बहुत इसरार के साथ मुझे कह रहे थे कि हम तो 49 से राइट विंग के साथ लड़ते आ रहे हैं। पीपल पार्टी बाद में बनी है, लेकिन हम जो पीपल पार्टी में ज़्यादातर जो लोग हैं, उनका इशारा ये था कि जो मुलायत है उसके ख़िलाफ़ तो हम शुरू से लेफ्टिस्ट और लेफ़्ट विंग जो पाकिस्तान का है वो स्टैंड लेता आ रहा है। तो हम तो जब तीसरी दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने कहा ताज भाई आप इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। आप अगर 49 से लड़ते आ भी रहे थे तो 74 में आपका जो कंसंट्रेटेड वर्जन था पीपल पार्टी का, बेनज़ीर और आसफ जरदारी तो और ये बिलावल वगैरह जो ये तो डाइल्यूटेड है, इनमें तो पानी डाल के तो वो कंसंट्रेट से वो महलूल बना हुआ है ना। आपका जो कंसंट्रेटेड वर्जन था पीपल पार्टी का, वो तो ज़ैड भुट्टो खुद थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो आपका जो इंतहाई मोतबर और कंसंट्रेटेड वर्जन था पीपल पार्टी का, उसके सर ये सेरा और ये बदनामी का तौक उनके मत्थे लगा हुआ है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान की नेशनल पार्लियामेंट जो है, कौमी सतह की पार्लियामेंट, उसको इज्तमाही तौर पर मुल्लायत के सामने गिव इन और गिव अप करवाया है, वो ज़ैड भुट्टो ने करवाया है। वो तो उसने तो मतलब आइन का हिस्सा आपने बना के दिया, मुल्लायत के सामने आपने घुटने टेके। फॉरगेट इट कि वो अहमदियों के ख़िलाफ़ आपने क्या किया, आपने मुल्लायत के सामने सरे तस्लीम खम किया और पार्लियामेंट पूरी को झुकाया और उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनलाइज हैसियत दी। अब आप कहते हैं कि हम राइट विंग से लड़ते आ रहे हैं, आपने तो राइट विंग के सबसे बड़ी सपोर्ट तो आपने की है। आप अगर आइन में इस तरह की उसको गिव इन ना करते, इनकी क्या जरूरत थी कि ये कल को आके तो बैठ के कहते कि फलाना ये करते तो फलाना वो करे। अब तो चलते चलते बात यहाँ तक आ गई है कि वो कापी में से कागज़ फाड़ के तो वो बैठ जाते हैं उनके साथ मुआहदे लिखने के लिए। और हुकूमतों को अब शर्म नहीं आती कि वो एक बाजार में थड़ा लगाने वाले के सामने दूसरा फरीक कौन है जी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लान मतलब अब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये आपका हाल हो चुका है। लेकिन इसकी इब्तदा आप 74 से करेंगे और आप उसके जिम्मेदार हैं। वो वर्जन था पीपल पार्टी का जी, वो ये कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जी अब क्या हो गया जी, वो कादियानियों की तरफ शादी हो गई है। पहले तो ये दसो भाई, कादियानी को डिफाइन आप कर रहे हैं बैठ के, फलाना ख़ानदान था जी, उनका फलाना था जी, उनका फलाना था। बात मैंने यहाँ पर एक पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस में एक एक्टिविस्ट आए हुए थे पाकिस्तान से, वो जब फ्रैंकफर्ट मुझे मिलने आए तो मैंने कहा यार अब आप जाके वापस एक बात तो करें कि आपको ढूंढ के कादियानी लाने पड़ते हैं, जो ऊपर सतह पे मौजूद हैं वो क्यों नहीं आपको दिखाई देते। कहते मैं नहीं समझा। मैंने कहा जब ये कमर जावेद बाजवा बने हैं तो आपको इधर उधर से रिश्तेदारों में चाचा ताया, चाचा ससुर फलाना, ये सारे ढूंढ के आपको लाने पड़े। क्यों?
आपको मेन स्ट्रीम में रेटिंग उससे मिल सकती थी। आपकी पर्पस वो स्कैंडलिज्म और वो बातें सर्व करती थी। हालांकि अगर वो अहमदी होते, जनरल अब्दुल अली मलिक अहमदी थे, वहाँ इस्लामाबाद के जो मरकज़ी F7 की मस्जिद में अमीर ज़िला के तौर पर भी बैठते रहे, अंधे हुए थे। आप उस वक्त कभी जिक्र हुआ कि ये वही जनरल अब्दुल अली मलिक इतने बैठा होया? वहाँ आपको सांप सूंघे रहे ना हर वक्त। अच्छा, फिर मैंने एक बताया कि पीपल पार्टी का सदर भी रहा, पंजाब का भी सदर रहा, पंजाब का वज़ीर आला रहा, 3 सीटों का MNA रहा मंजूर वट्टू। उसका वालिद जहांगीर वट्टू मतलब अहमदी के तौर पर था, अहमदी के तौर पर वफात पाई। जहांगीर में जहांगीर वट्टू सदर जमात भी रहे लंबा अरसा, बल्कि शायद सारी उम्र ही, जब तक मतलब वफात नहीं हुई। लेकिन कभी आपने मतलब वो जो मंजूर वट्टू की पुशल के साथ कभी ये डब्बा नहीं बांधा कि वो भागे और वो खड़के। इसी तरह से अब आपको वो साहिवाल की फैमिली जी, उनकी अब कह रही है 1000 एकड़ जो है वो 50s में वहाँ से मतलब कहानियाँ घड़ते हैं। आप हमारा वक्त उस पर इस्तेमाल क्यों करवाना चाह रहे हैं? और हम तो नहीं करना चाह रहे। एक कंकॉक्टेड नॉनसेंस के ऊपर क्या बात करे आदमी। उबैदुल अलीम साहब एक सिटिंग में बैठे हुए थे तो किसी साहब ने इंतहाई जाहिलाना अपने ख्याल में आर्गूमेंट दिया था, वो इल्ज़ाम और था भी बिल्कुल झूठ। तो सुनते ही कहते हैं आपकी इस बात पे तो चुप ही हुआ जा सकता है। मतलब इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है कि आपको ये कहा जाए कि ये ज़रा यूं कर लो, ज़रा यूं कर लो। ठीक है, हमने भी ये बात सुन रखी थी कि जब साहिवाल का वाक़या हुआ था तो वहाँ पर जो नामजद मुल्ज़मान थे उनमें से एक मुल्ज़म वो भी थे जिनको वहाँ पे अमेरिकन गवर्नमेंट में डायरेक्ट अपनी ज़ाती कैपेसिटी में, जमात के हवाले से नहीं, उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट और फलां जो थे वो ज़ियाउल हक को स्क्रूटाइड ज़ियाउल हक उस वक्त ज़ाहिर है उनके पेरोल पे था। उन्होंने कहा जी वो अहमदियाँ तो पर्चा देता जो वे साडा प्यो भी है। और बताया जाता है कि वो मतलब अब ये मुबैना तौर पर वाली बात है। बात आई गई होगी, लेकिन कहानी ये है कि आपको अहमदी पूरा सिस्टम बना के बता रहे होते हैं, ये जमात अहमदिया का खलीफा होते हैं, ये जमात अहमदिया में नेशनल सेक्रेटरी, नेशनल अमीर हैं, ये इस तरह पूरा एक बना हुआ है। वो आपको हजम नहीं होता, उनकी आपसे प्रेस रिलीज़ नहीं छापी जाती और आप आ जाते हैं बैठ के तो दुनिया को कहानियाँ सुनाने के लिए कि जी इधर आओ जी हम आपको बताते हैं। आप कुछ भी नहीं बताते हैं, आप झूठ बोलते हैं बिल्कुल। कल आपके एक सीनियर सहाफ़ी, सीनियर और इसी लाड़काना से ओरिजिन है उनका भी, उनसे मैंने आधे घंटे का प्रोग्राम रिकॉर्ड किया, सारी बात होगी। जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझे फ़ोन आया, मुझे कहते हैं भट्टी साहब एक काम करें, उसमें एक जगह पे आपने अहमदी का लफ्ज़ बोला, एक तो वो एडिट कर दें, और दूसरा जगह पे आपने अमेंडमेंट की बात की है वो भी उतना हिस्सा भी अमेंड कर दें। मैंने कहा जी वजह कहते उससे आपको फ़ायदा कोई नहीं है, तो मेरी जो है ना वो उसमें फ़र्क आएगा जो मेरी शनाख्त है। मैंने कहा जी कर दिया। कहते हैं नहीं उतना सा बस कर दें, बाकी तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा जी मैंने सारा प्रोग्राम एडिट कर दिया। क्या मतलब? मैंने कहा मतलब ये है कि मैं उसको नहीं चलाऊंगा, और मतलब ये है कि मैं आइंदा आपसे भी इस इशू पे बात नहीं करूंगा, और तीसरा मतलब ये है कि आपको मैं खुल के कह रहा हूं कि ये है आपका सीनियर जर्नलिस्ट होना, ये उसकी हैसियत है। आपको नहीं पता कि आप लोगों ने ये जुल्म किया हुआ है, तो आप उसका नाम लेते हुए इस तरह, ये है आपके चुप रहने का लेवल। और अब जब मैं बात करता हूं तो आप मुझे भी कहते हैं कि मैं आप जैसा हो जाऊं, मैं नहीं हो सकता आपकी तरह। मतलब आपको भी पता है कि इस पे बात होनी चाहिए थी, लेकिन आपने बात की नहीं है कभी। आप एक दफा लफ्ज 30 मिनट की गुफ्तगू में अहमदी आए तो आपको मौत आने लगती है उससे। तो ब्लैकआउट करने के इस माहौल से हम निकल के आ रहे हैं, अब हम आपको फॉलो करेंगे। क्यों फॉलो करें आपको? आपने एकेडमिक डिसऑनेस्टी की जिस लाइन पे पूरी कौम को चढ़ा दिया है, हम क्यों उसको फॉलो करें? इन हालात में वो लड़की बेचारी जो थी वो अपने रेटिंग के अपने सिलसिले में लगी हुई है, तो अब आप उसको इग्नोर ही किया जा सकता है? उसके कौन सा उसने ऐसी सच बता दिया आपको?
दूसरी बात यह है कि अगर कोई बंदा या कोई फैमिली, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझता हूँ, मुझे पता है बहुत सी फैमिलीज़ का, मैं इस्लामाबाद में एक फैमिली को जानता हूँ, उनका काफ़ी बड़ा सेटअप है, लेकिन वो मुखालफत के सामने स्टैंड नहीं कर सके और उन्होंने अपने आप को बिल्कुल पीछे हटा। मैं गया तो मैंने कहा नहीं जी भट्टी साहब, तुसी तो पता नहीं किस तरह ओपन रह लेंदे हो, ये तो हमारी ये चीज़ भी एट स्टेक है और हमारा ये भी कब्ज़ा हो जाएगा और हमारा ये भी हो जाएगा। मैं कहा जी तुसी ये सारा कुछ रखो। लेकिन बात यह है कि अब वो यानी उन्होंने तफसीर सगीर या जो पढ़ते वही हैं तफसीर सगीर ही, लेकिन उसके ऊपर खाकी कागज़ चढ़ाया हुआ है कि कोई हमारे स्टाफ में से देख ना ले कि ये मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद वाली है। इस तरह की तो बेशुमार फैमिलीज़ हैं, उनको अब हम क्या मतलब उनको हम क्या शुमार करें। दूसरी बात यह है कि ये मेरा आपका या आमतुन्नास या अहमदी पब्लिक का काम ही नहीं है कि हम किसी के ऊपर ये बताते फिरें। एक तो ये है कि वो खुदा को जवाब दें, उन्होंने किस वक्त वो स्टैंड कर सके थे, वो किस वक्त स्टैंड नहीं कर सके थे। दूसरी बात यह है कि ये आपकी माशरती जो जबर है ये उसकी तरफ इंडिकेट कर रही है ये बात। और तीसरा, अगर कल को कोई अपने आप को जो तेल के कुओं के मालिक और बड़े जो मल्टीनेशनल के जो है वो बिज़नेस टाइकून बना के, तो वो उसके बाद अपने आप को जमात के साथ अटैच नहीं रखना चाहते, तो जमात अहमदिया को क्या पड़ी है कि वो पीछे जाके तो ढूंढ ढूंढ के कहेंगे इधर आओ तो ਤੁਹਾਡਾ प्यो अहमदी सी, आपके दादा अहमदी थे। अमरे वाक़या ये है कि इसके बिल्कुल उलट है कि किसी के मिर्ज़ा साहब के सहाबियों की औलाद में से भी जो सचमुच जिनको अहमदियत का शऊर है, वो उनका तो सांस इस बात पे खुश्क हुआ रहता है कि अल्लाह खैर करे, अंजाम बखैर हो जाए। मतलब खिलाफत मौजूद है, खलीफा वक्त और उसका पूरे उनके तहत पूरा इंतज़ाम है, पूरा सेटअप है। वो एक तरह से आपको क्वालिफाई करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि मतलब इंतज़ामी लिहाज से भी किसको कहाँ प्लेस करना है। ये थोड़ी है कि इधर से एक लड़की ने उठ के तो एक फ़िल्म बनाई तो उधर हम जनाब उसी वक्त अपनी सारी सलाहियतों के समेत चल पड़े, लब के ले आओ कि भुट्टो जरदारियाँ ने जिधर रिश्ता किया वो अहमदी है न कि नहीं। उन दोनों ख़ानदानों का काम है, उनको सादा सी बात है कि अगर जरदारियों को अहमदियों से इस तरह रिश्तेदारियाँ करनी होती तो वो कितनी को देर लगती है। उनको पता नहीं है कि ये हमने गंद किया हुआ है, हमारी फैमिली ने किया हुआ है, वो कह देते हैं ना कि हमने ये, इसका मतलब है कि उनको ऐसा कोई नहीं है। और जिनकी तरफ कर रहे हैं वो भी उनके बिजनेस टाइकून्स होंगे, कोई होंगे, मतलब शायद किसी ज़माने में हों भी, मुझे नहीं इल्म, लेकिन अगर वो हैं भी तो वो आज इतने ही जुड़े हुए हैं ना कि उनकी तरफ यानी एक्स प्रेसिडेंट और वो इस तरह की प्रोमिनेंट फैमिली रिश्ता कर रही है तो वो जमात से पूछ रहे हैं इस तरह। तो जो इस तरह है ही नहीं उसमें आपको क्या दिलचस्पी है। हमारे तो ज़रा सा बच्चे की मतलब दाखिला दिलवाना हो तो लोग खलीफा वक्त को ख़त लिख के कहते हैं कि हुजूर बच्चा इस उम्र को पहुँच गया, आप रहनुमाई फरमाएं कि हम क्या करें। तो ये जो है ना ये कच्ची सी बात है और इस कच्ची बात के पीछे इस दफ़ा तो मतलब इतने लोगों ने कहा कि मुझे फिर यही ख्याल आया कि इस वक्त बख्तावर की शादी या मंगनी में मेरी दिलचस्पी नहीं है। मुझे ये है कि साडा अपना वतर सांभया जाए। बहुत थोड़ा ह्यूमन स्टफ है जो इस वक्त सचमुच की बातों पर ट्यून है। बाकी सारे तो जो है वो मरियम कहाँ पहुँच गई, बिलावल किधर आ गया, उसने किसको पकड़ लिया, उसने किधर हो गया, मतलब इससे ज़्यादा तो अब कुछ है ही नहीं। और उनके शुरफा भी यही कह रहे हैं कि जो सचमुच के इश्यूज़ थे उनके ऊपर बात करने वाले कोई नहीं है। नॉन इश्यूज़ जो हैं वो ऑर्डर ऑफ द डे बनते जा रहे हैं। अल्लाह आपको तौफीक दे कि आप जो आपके मतलब अगले ज़मानों में जो रोल प्ले करने वाला ह्यूमन स्टफ़ है आप ख़ुद भी वो बने और अपनी नस्लों को और अपनी समातों को उस पर ट्यून करेंगे तो अगले ज़माने आपके ज़माने होंगे। नॉन इश्यूज़ की जान छोड़ के तो इश्यूज़ को की तरफ वापस आएँ। अभी बहुत काम है, दुनिया को तो बहुत बड़ी बड़ी थ्रेट्स हैं और सबसे बड़ी थ्रेट ह्यूमन वैल्यूज़ को है और वो अब फॉलोइंग से दूर नहीं होगी, वो लीडरशिप लीड करने में है उसका इलाज। जिस जल आया गली और खुद नाल में चली, ये हम नहीं जा सकते। अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे आप सबको। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।